वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में। नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? सिंपल वर्ड्स में हम कहें, प्रेशर ड्यू टू वेपर्स दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, है ना। हम किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करते हैं, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस। तो वेपर्स का प्रेशर मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वेपर्स कभी भी ओपन स्पेस के अंदर प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाते, हम उसको मेजर नहीं कर पाते। तो जब भी हम वेपर प्रेशर की मेजरमेंट करेंगे, कंटेनर शुड बी क्लोज्ड। तो प्रोसेस क्या है, लेट मी रीड आउट फॉर यू, और उसके बाद डायग्रामेटिकली हम इस पूरे प्रोसीजर को देखेंगे। देखो, जब हम किसी भी लिक्विड को किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर इवेपोरेट होने देते हैं, हमने कोई कंटेनर ले लिया एंड व्हेन अ लिक्विड इज अलाउड टू इवेपोरेट इन अ क्लोज्ड वेसल, तो उसके अंदर जो लिक्विड डाला है उसका थोड़ा पोर्शन इवेपोरेट होना शुरू कर देता है और उसके ऊपर जो खाली जगह है वहां चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और खाली जगह में कौन आ जाएंगे, वेपर्स। ठीक है, ओके। तो अब वो क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, बाहर जा नहीं पाएंगे। तो ड्यू टू वेपराइजेशन लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एंड लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज इंक्रीजेस ग्रेजुअली, वो बढ़ते जाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल लिक्विड के ऊपर जो लिमिटेड सी स्पेस बची हुई है उसके अंदर घूमते रहते हैं, रेंडमली घूमते घूमते कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के नजदीक आएंगे एंड दे विल गेट कंडेंस, क्योंकि ऊपर जगह ज्यादा भर जाएगी तो कहां जाएंगे, अल्टीमेटली सरफेस पे आएंगे एंड दे विल गेट कंडेंस। अब दो प्रोसेसेस आ गए यहाँ पे, इवेपोरेशन जब लिक्विड से वेपर बन रहा है, और कंडेंसेशन जब वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। अब ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा, when a liquid is allowed to evaporate in a closed vessel, a part of the liquid evaporates and fills the available space with the vapors. Since the vapors do not leave the container, they get collected in the vapor state above the surface of liquid. Now, due to vaporization, liquid changes into vapors and level of liquid decreases. As the evaporation proceeds, the number of gaseous molecules in the vapor phase increase gradually. अब ये जो molecules हैं, they move about at random in a limited space, and during their random movement, some of these strike on the surface of liquid and get condensed. Now, the process of condensation acts opposite to evaporation. अब जो चीजें आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर लिखी हैं, अब उसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, फुल प्रोसीजर होता क्या है। आप सबने पहचान लिया होगा, दिस इज क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, राइट। सबको याद होगा, दिस इज मैनोमीटर। हम किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर। यस, इसके अंदर भरा होता है मरकरी। ठीक है, तो इन द बिगनिंग ये मरकरी का लेवल ऐसे है, दोनों लिम्स के अंदर बराबर, दिस इज सेम लेवल। आपको पता मरकरी का लेवल ऐसे ऊपर को, मेनिस्कस इसका ऊपर को होता है। ओके, इसके अंदर हम बाद में जाएंगे। एक ही कंटेनर की ये दो स्टेजेस हैं, दिस इज स्टेज ए, दिस इज स्टेज बी। हमने लिया लिक्विड और मेरे पास ये रहा लिक्विड का लेवल, और इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड। ब्लैक लाइन से मैंने उसका मार्जिन बना दिया। ओके, अब देखो, इसके अंदर जगह पहले शुरू में बिल्कुल खाली है। ओके, अब क्योंकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, तो यहां पे सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं इस तरीके से शो कर दूं। ये मॉलिक्यूल की सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है, तो ऊपर जगह खाली है, कंटेनर क्लोज है, तो ये वेपर अपनी जगह से ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे कहीं कहीं से। ठीक है, और धीरे धीरे यहां पे जगह बनाते जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह खाली थी तो ये इस जगह में आने शुरू हो गए। ठीक है,
तो इस केस के अंदर हो रही है इवेपोरेशन। ये प्रोसेस प्योरली इवेपोरेशन बता रहा है। करते करते ये जगह भरती जाएगी, खाली जगह कितनी सी है लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ठीक है। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होगा, अब क्योंकि वेपर बनते जा रहे हैं तो ये पानी इतना थोड़ी ना रहेगा, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ये लेवल पहुंच गया यहां पे। नाउ दिस इज द नेक्स्ट लेवल। आफ्टर इवेपोरेशन कितना सारा लिक्विड जो है वो वेपर बनकर इसके ऊपर खाली जगह के अंदर चला गया। नाउ दिस इज द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड। अब फिर से मैं इसकी बाहर वाली लेयर जो है वो ब्लैक के साथ बना रही हूं, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करती है इवेपोरेशन या कंडेंसेशन के अंदर। ओके, अब देखो बच्चे होता क्या है, ये जगह भरते भरते यहां पे भी तो खाली जगह है, और अब ये प्रेशर इसके ऊपर लगेगा, मरकरी के ऊपर जो इस लिम्स में भरा हुआ है। तो आप देखेंगे ये पूरे का पूरा सरफेस जो है खाली था, अब ये सारा का सारा वाटर वेपर से भर गया, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जो पहले लिक्विड के अंदर थे अब वो इस खाली एरिया में पहुंच गए। एंड आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह पे टिक के नहीं बैठते हैं, हमेशा रेंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। यहां पे देखो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स या वेपर्स कम हैं, यहां पे वेपर्स की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो यहां आप देखो डेंसिटी ऑफ वेपर्स कितनी है, मोर, और इधर क्या है, लेस डेंसिटी, है ना। दिस इज लेस डेंसिटी ऑफ वेपर्स। ओके, अब इधर भी हमें कैसे मेजरमेंट मिलेगी, क्योंकि हमने इधर मैनोमीटर लगा रखा है। अब देखो जैसे ही मरकरी के ऊपर इसने प्रेशर लगाया, ये मरकरी लेवल इधर को ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लेट इट बी, ये हमारी पहले वाली स्टेज थी दोनों की, है ना। तो ये थी स्टेज ए, फिर ये पहुंचा स्टेज बी, फिर ये पहुंचा स्टेज सी, अल्टीमेटली डी तक पहुंच गया, और ये ऊपर को चढ़ता जा रहा है तो इधर से डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो दिस वॉज द न्यू कंडीशन ऑफ मरकरी लेवल। ये थी मरकरी लेवल की न्यू पोजीशन, इधर से डाउन आ गया, और इधर ये मैंने आपको अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, इसके लिए आपको देखना चाहिए कि पहले ए तक पहुंचा तो हमें लगा इतना ही प्रेशर है, बी तक पहुंचा लगा इतना ही प्रेशर है, अल्टीमेटली डी के ऊपर जाकर ये प्रेशर रुक गया। अब आपको क्या लग रहा है, अगर वहां प्रेशर रुक गया इसका मतलब वेपर बनने बंद हो गए? नहीं, अब हो क्या रहा है, यहां पे ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन रुक गई है, इधर लेवल बढ़ना बंद हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास लेवल आ रहा है, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस। कौन सी गैस? ये वेपर्स की वजह से, तो हम इसको कहेंगे प्रेशर ऑफ वेपर्स, ठीक है। अब यहां हो क्या रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, राइट। शुरू में इवेपोरेशन ज्यादा थी, आपने देखा कंडेंसेशन थी ही नहीं, देयर वाज ऑलमोस्ट इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन ओनली। लेकिन अब यहां पे मूव करते करते क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल सरफेस के नजदीक आ रहे हैं दे विल स्टार्ट कंडेंसिंग, वो कंडेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, अब काउंट करो, जो इवेपोरेशन के लिए हमने कितने लिए, 1 2 3 4 5, डाउन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो डाउन आ रहा है दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ये हो रही है कंडेंसेशन, और ये जो अप जा रहा है दिस इज इवेपोरेशन। तो जिस वक्त वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इवेपोरेशन होनी बंद हो गई है। एक्चुअली एट दिस स्टेज रेट ऑफ इवेपोरेशन it is equal to rate of condensation। तो इस तरीके से एक ऐसी स्टेज आ ही जाती है जबकि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दे मूव ऑपोजिट टू ईच अदर, बट अ स्टेज रीच्ड व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और इस इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर जो प्रेशर ये वेपर्स इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करते हैं दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। और उसको मेजर कैसे करते हैं हम, मैनोमीटर के साथ, कि इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज
given by this height of column, right? तो process is very simple. अब देखिए, both evaporation and condensation processes go on simultaneously. साइड बाय साइड दोनों चलते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इवेपोरेशन या कंडेंसेशन होगी. और बहुत जल्द एक स्टेज ऐसी आ जाती है when rate of evaporation is equal to rate of condensation. ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट थे, लेकिन साइड बाय साइड चलते रहते हैं और अल्टीमेटली वो स्टेज आ जाती है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं. तो दोनों में इक्विलिब्रियम सेटल हो गया. जब दोनों रेट बराबर है देयर विल बी इक्विलिब्रियम. अब इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर जो प्रेशर ये वेपर्स इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगाते हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. सो इस तरीके से हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं. इसकी वैल्यू कहां से आएगी? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर. हाइट ऑफ कॉलम, जो उधर मैनोमीटर का कॉलम है उसकी जो हाइट है, दिस विल बी द हाइट. इट इज मेजरेबल एंड इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर्स. अब देखते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन. तो ये रही डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर. द प्रेशर exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium, दोनों रेट बराबर हैं with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. टेम्परेचर मेंटेन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर के साथ आपको पता है वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है. सो इट वॉज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर. अब देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. तो बेसिकली हमारे पास दो फैक्टर्स हैं. एक है नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा है टेम्परेचर. एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर. नेचर ऑफ लिक्विड, देखिए हर लिक्विड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक वेपर प्रेशर होता है. रीजन, हर लिक्विड की अपनी मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत से लिक्विड्स ऐसे देखे होंगे कि जो एकदम से इवेपोरेट कर जाते हैं. नेल पेंट रिमूवर, पेट्रोल, हल्का सा भी अगर टैंकी का ढक्कन लूज रह जाता है तो गाड़ी या बाइक तो पेट्रोल उड़ जाता है. पेट्रोल की लीकेज को डिटेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर कहीं पे लीकेज हो रही होगी तो वो बाहर आता ही इवेपोरेट हो जाता है. आपसे कहीं पे पानी गिर जाता है, आप उसको साफ मत कीजिए, सुबह तक ऑटोमेटिकली वो इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक, तो हर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो वो एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, मींस वेपर प्रेशर कम होगा. लेकिन अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, हल्के से निकल जाएंगे, दे विल लीव द सरफेस एंड वेपर प्रेशर विल बी हाई. ओके, एक जगह पे पानी गिर गया, एक जगह पे तेल गिर गया, एक जगह पे हनी गिर गया, शहद गिर गया, सबसे पहले कौन इवेपोरेट होगा? वाटर. अब एक जगह पे वाटर, दूसरी जगह के ऊपर पेट्रोल, कौन पहले उड़ जाएगा? पेट्रोल. पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल. नेल पेंट रिमूवर के अंदर एसीटोन होता है. तो देखिए, each liquid has a characteristic vapor pressure because each liquid has different magnitude of intermolecular forces. The liquid which have weaker intermolecular forces, they escape readily, एकदम से वेपर फेज के अंदर चले जाते हैं, and they have greater vapor pressure. On the other hand, liquid with stronger intermolecular forces, जिनके अंदर strong force of attraction है, do not form vapors readily. They have less vapor pressure. Example देखिए, पेट्रोल है, एसीटोन है, डाइमिथाइल ईथर है, अल्कोहल्स हैं, इनका वेपर प्रेशर हाई होता है. दे हैव हाई वेपर प्रेशर कंपैरिजन विद वाटर. देन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू वाटर. तो ये था नेचर. जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन, उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर एस्केप नहीं कर सकता. अब रही बात टेम्परेचर की. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाएंगी. ठीक है, तो दे विल एस्केप, मींस वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जनरली द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर more molecules will have larger kinetic energy. Molecule they will get energy, उनकी kinetic energy बढ़ जाती है.
Therefore, larger number of molecules will escape from the surface of liquid and higher will be vapor pressure. तो ये था नेचर एंड टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. अब देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस. अब देखो यहां पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन. तो दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, और दोनों ही वोलाटाइल हैं. ठीक है, ये भी इवेपोरेट हो सकता है, ये भी इवेपोरेट हो सकता है. तो इस केस में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही हम लिक्विड्स लेने वाले हैं. ठीक है, तो राउल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जब हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं इन केस ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, तो जो वेपर प्रेशर है, अब देखो दोनों, उसके अंदर दोनों कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा. कि इस कंटेनर के अंदर हमने दो तरह के कंपोनेंट मिक्स कर दिए, ये रहा सॉल्वेंट और ये रहा सॉल्यूट. दोनों ही वोलाटाइल हैं. इसका मतलब इस एरिया में जो हमारे पास वेपर्स आएंगे उसमें सॉल्यूट भी होगा और उसमें सॉल्वेंट भी होगा. क्योंकि ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन, तो यहां पे दोनों तरह के वेपर्स आएंगे, हमारे पास सॉल्वेंट के भी आएंगे और सॉल्यूट के भी आएंगे. दिस इज द मीनिंग. तो राउल्स ने दोनों तरह के सॉल्यूशंस के लिए एक लॉ दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, कि चाहे वोलाटाइल हो चाहे नॉन वोलाटाइल हो, दोनों की वो बात करता है. स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है. इट सेज एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component, mind it, each component in solution is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction. Okay, let A and B are two components. और हमेशा याद रखना A क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में रहता है, A हमेशा सॉल्वेंट होता है और B को हम हमेशा सॉल्यूट लेते हैं. जो पहले लिखा है दैट इज इन लार्जर क्वांटिटी A के अंदर हमने क्या ऐड किया है B. ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इट इज PB. ठीक है, नाउ थोड़ा सा मैं इधर ऐड कर देती हूं. अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट PA इट विल बी इक्वल टू जो उसका प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर है एंड इट्स मोल फ्रैक्शन XA. सिमिलरली PB किसके बराबर होगा? जो उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है इनटू XB. दिस इज सिंपली राउल्स लॉ कि उसके हिसाब से हर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा? जितना उसका प्योर स्टेट में है मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन. अब मैं इसको हटा देती हूं, यहां से ऊपर हम जगह खाली कर लेते हैं. आप लोगों को इसके बाद जो मैं ऊपर लिखने वाली हूं उसको नोट करना है. ठीक है, अब हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स आ गए. ओके, according to Dalton's law of partial pressure, Dalton's law के हिसाब से दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा P सॉल्यूशन. ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स को मैंने ऐड कर दिया तो इट विल बी रिटन एज P total और इट इज P सॉल्यूशन. किसके बराबर होगा? PA प्लस PB. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ PA एंड PB फ्रॉम 1 and 2 इन इक्वेशन थर्ड, लेट इट बी थर्ड इक्वेशन. ओके, तो मेरे पास आ गया P सॉल्यूशन. इट विल बी इक्वल टू PA की जगह पे हम लिखेंगे P नॉट A XA प्लस PB की जगह पे क्या आ जाएगा? P नॉट B XB. ये रहा सिंपल सॉल्यूशन का
वेपर प्रेशर टोटल। ओके, एक तो यहां तक हमारे पास हो गया। इसको और हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मोल फ्रैक्शंस हैं, हम एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वी नो, लेट इट बी इक्वेशन 4th, वी नो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। दोनों मोल फ्रैक्शंस का टोटल आ जाता है 1। ओके, तो XA किसके बराबर होगा? 1 माइनस XB। ठीक है, अब यहां पे लिखा है XA, तो उसकी जगह पे हम XB की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट? ओके, पुट द वैल्यू ऑफ XB, अब मैं इसको हटा देती हूं, value of XA in equation 4th. What we will get? PS, it will be equal to P naught A into 1 minus XB plus P naught B XB. Okay, solve करते हैं इसको। ये आ गया P naught A minus P naught A XB plus P naught B XB। अब देखिए PS इक्वल टू P नॉट A। ओके, इसको मैं आगे ले लेती हूं, प्लस XB, ये आ गया P नॉट B माइनस P नॉट A। एक भी मोल फ्रैक्शन पता होगी तो आप पूरे सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर पता कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे, हमें XB की मोल फ्रैक्शन पता थी, अगर XA की पता होती तो आप इसको चेंज कर लेते, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, फिर आपने XB की, और सेम इसी तरह से एक इक्वेशन आ जाएगी। मींस बाय नोइंग ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट यू कैन कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स क्या बताता है। देखें ग्राफिकली, ठीक, ए बी कंपोनेंट हमारे पास बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अब देखो हमारे पास 2 एक्सिस है, वी आर हैविंग 2 एक्सिस, मोल फ्रैक्शंस भी 2 हैं। इधर है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1 टोटल, और इधर है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। इधर को जाते हुए यहां पे XB 0, यहां पे XA 0, क्योंकि टोटल 1 के बराबर होता है। मींस जब हम इधर से इधर को जाते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिक्रीजेस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंक्रीजेस। सिंपल सी बात, इधर को जाते हुए मोल फ्रैक्शन A का कम होता जाता है, B का बढ़ता जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो इस लाइन के ऊपर XB क्या है? 0। इसका मतलब अगर मैं ये पॉइंट लेती हूं तो ये किसका वेपर प्रेशर होगा? A का। तो दिस इज P नॉट A। आपने लिखा ना प्योर स्टेट के अंदर, प्योर स्टेट का मतलब उसके अंदर जरा सा भी B कंपोनेंट नहीं है, यहां पे B 0 है, तो जो इसका वेपर प्रेशर होगा इसके बराबर होगा। ओके, अब इधर को जाते हुए A की कॉम्पोजिशन कम होती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। आप चाहे तो लाइन सीधी भी लगा सकते हो, लेकिन यहां पे मार्कर थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, इसलिए मैं इसको डॉट डॉट में कंबाइन कर रही हूं, राइट? ओके, इसी तरीके से अब इधर को जाते हुए यहां 0 हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A। रीजन दिस इज इन प्योर स्टेट, रीजन यहां पे XA क्या है? 0। इसी तरीके से XB अगर प्योर है, लेट इट बी द पॉइंट, दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। ओके, तो इधर से ऊपर को जाते हुए ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है इधर को जाते हुए। इट इज इंक्रीजिंग क्योंकि इधर को जाते हुए B का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अब ये वाली जो लाइन नीचे को गई, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और ये किसके बराबर है? P नॉट A XA। ये ऊपर को लाइन गई, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और ये किसके बराबर होगा? P नॉट B XB। अब जरा इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये जो लीनियर लाइन है,
इट विल रिप्रेजेंट, क्योंकि ये दोनों ही प्योर स्टेट के अंदर फिक्स्ड वैल्यूज हैं, कांस्टेंट्स हैं, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी. P naught A and P naught B are constant. Therefore, line joining P naught A and P naught B will be linear. ठीक है. अब ये किसके बराबर आया? PS या P टोटल, आप कुछ भी ले सकते हो. किसके बराबर होगा? PA plus PB. और this is PS equal to P naught A XA plus P naught B XB. बहुत सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स. तो फ्रॉम द ग्राफ हमें पता है PA equal to P naught A XA, PB it is equal to P naught B XB, and P solution it will be PA plus PB, or PS will be equal to P naught A XA plus P naught B XB. So it was graphical representation of Raoult's law. तो आप देखो ये वाला जो वेपर प्रेशर है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कंपोनेंट. ये इतनी इतनी वैल्यू, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कंपोनेंट. ठीक है. तो दोनों की वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ा जाएगा. थोड़ा सा इसमें अपलिफ्टमेंट है, इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसलिए वो लाइन हमेशा इसी तरीके से तिरछी सी ही दिखाई देगी. तो इस तरीके से आप राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिल्कुल इजीली. इस लाइन के ऊपर हम किस चीज को शो कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन. इधर आप मोल फ्रैक्शन शो कर रहे हो, और ये मोल फ्रैक्शन वेरी कैसे कर रही है? ए की कम हो रही है और बी की बढ़ रही है. सो इट वाज ऑल अबाउट राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स. अब देखिए राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मींस अब हम उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे इन विच सॉलिड्स आर डिसॉल्व्ड, राइट. सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. तो पहले वाले में क्या थे? दोनों कंपोनेंट लिक्विड थे. अब आ गया सॉलिड इन लिक्विड्स. आपको याद होगा प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखो हमने बोला था लिक्विड सॉल्यूशंस. नाउ दीज आर सॉलिड इन लिक्विड्स. तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया मींस हमने चाहे शुगर डिसॉल्व कर दी, हमने चाहे नमक डिसॉल्व कर दिया. तो ऐसा कंपोनेंट कि जब उसको हमने घोल लिया वो घुल गया, लेकिन अगर हम उनको सेपरेट करने की कोशिश करें, इवेपोरेट करें, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट या शुगर वो नीचे रह जाएगी. नमक ऐसे तो बनता है ना, डिसॉल्व रहता है, फिर इवेपोरेशन करते जाते हैं. अल्टीमेटली आप डॉक्यूमेंट्री देखना नेट के ऊपर कोई भी कि किस तरीके से जो रॉ सोडियम क्लोराइड है, रॉक सॉल्ट है, वो कैसे बनता है. समंदर के किनारे कितने बड़े बड़े एरियाज होते हैं, उसमें पानी को फैला फैला के रखते रहते हैं. इवेपोरेशन नेचुरली होती रहती है और वहां पे नमक ही नमक हो जाता है. तो दिस इज द प्रोसेस कि अब इसमें सॉल्यूट नहीं जा रहा है. सॉल्यूट इज नॉट वोलाटाइल. ठीक है, वो उड़ नहीं सकता, वेपर फॉर्म में नहीं जा सकता, बट ओनली सॉल्वेंट. ठीक. तो इस तरीके से इवेपोरेशन के बाद क्या होगा? ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर, ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो तो इवेपोरेट हो नहीं रहा. तो ये देखिए, ये रहा प्योर कंपोनेंट मींस क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, तो ये पूरे का पूरा सरफेस किसने कवर कर रखा है? ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर कंपोनेंट. तो दे विल इवेपोरेट. हर मॉलिक्यूल टेंडेंसी रखता है इवेपोरेट होने की, क्योंकि सारे के सारे वोलाटाइल हैं. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप देख सकते हो, सभी का एरो ऊपर को है, मींस देयर इज प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ओके, तो ये सारे के सारे इवेपोरेट होकर जब इधर पहुंच गए, मैंने इसको अब मैनोमीटर के साथ कंबाइन नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं. चलो मैनोमीटर लगा देते हैं. यहां कौन सा टाइम लगना है? ये लीजिए, ये लग गया मैनोमीटर, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर. तो ये पूरी की पूरी जगह जितनी भी लिक्विड के ऊपर थी, सारी की सारी मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो लिक्विड है प्योर कंपोनेंट कन्वर्ट हुआ है वेपर फेज के अंदर. तो यहाँ पे देखिए मोर डेंसिटी,
ठीक है, ये प्योर कंपोनेंट है। तो जब ये इधर पहुंचा तो हमारे पास, मैं लास्ट फाइनल इसकी स्टेज बनाऊंगी, तो ये आप देख सकते हो, ये रहा वेपर प्रेशर। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ जो भी हमारे पास प्योर कंपोनेंट है, ये रहा उसका वेपर प्रेशर। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि हम सॉल्वेंट को क्या लेते हैं, ए। ओके, तो ये काफी ज्यादा है। अब देखो दूसरी साइड हमारे पास वी आर हैविंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला है। लेट इट बी शुगर हमने इसमें डिसॉल्व की है या नमक डिसॉल्व किया है, तो नॉन वोलाटाइल। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो पार्टिकल लिक्विड के अंदर हैं वो सरफेस पे भी तो जगह कवर करेंगे, है ना। सम ऑफ द सरफेस दैट इज कवर्ड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अब इवेपोरेट होने वाले देखो कम हो गए, आप चेक कर सकते हो, इवेपोरेट होने वाले कम हो गए। मतलब इधर मैं मैनोमीटर को कनेक्ट कर देती हूं, तो इधर एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट डेंसिटी क्या होगी, कम, इट विल बी लेस डेंस। क्यों, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही ऊपर जा रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं जाएंगे। तो ये वेपर प्रेशर कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, इट विल बी लाइक दिस। ये रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स। जो राउल्स लॉ है उसका यही बेस है कि जो प्योर कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बिकॉज evaporation is a surface phenomena and vapor pressure depends upon escape of solvent molecules from the surface of liquid, जो कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज्यादा है और सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही कम है, क्योंकि अब इस सरफेस की बहुत सारी जगह किन मॉलिक्यूल्स ने कवर कर ली है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने, और वो तो नॉन वोलाटाइल हैं, उनको जितना मर्जी बोल लो वो वेपर फेज के अंदर नहीं जाएंगे। अब देखिए, जिस वक्त सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने देख लिया कि वो कम है प्योर सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एस्केप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब लेसर नंबर ऑफ सॉल्वेंट विल एस्केप इनटू वेपर फेज। ये हमारा सॉल्यूशन फेज और ये रहा वेपर फेज, ठीक है, ये रहा वेपर फेज एंड दिस इज लिक्विड, ये रहा लिक्विड फेज, ठीक है। तो लेसर नंबर जाएंगे एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला तो इसका वेपर प्रेशर लो हो गया। तो वो एक टिपिकल सा वर्ड हम यूज करते हैं, देयर इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लो से लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। 1 चम्मच नमक डालेंगे तो सरफेस के ऊपर कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2 चम्मच डालोगे तो ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप डालेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। The increase in concentration of non-volatile solute will further lower the vapor pressure of solution. तो ये जितना भी हमने किया, इसको लिखने के बाद ये चीज लिखी है ऊपर, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, why vapor pressure of solution containing non-volatile solute is always less than vapor pressure of pure solvent. तो it was the answer to that question. और अब हम देखेंगे इसी कंडीशन को राउल्स लॉ किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। राउल्स लॉ हम पहले ही पढ़कर आए हैं, दैट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल, इसका मतलब ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। इसका मतलब
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली देखें। मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, तो ये सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। मतलब ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और ये किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और आपको पता है सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए कंपोनेंट इट इज सॉल्वेंट and B component it is solute, right? Okay, also PA it is equal to P naught AXA। या पहले से जानते हो कि जिस भी कंपोनेंट का आप वेपर प्रेशर निकालते हो that is equal to its partial pressure in pure state multiplied by its mole fraction. This is Raoult's law। ठीक है, ओके, इस वैल्यू को पुट करो। देयरफॉर PS इट विल बी इक्वल टू P नॉट AXA। ये आ गया हमारे पास राउल्स लॉ दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, PS दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, इन प्योर स्टेट। और आपको पता है ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख लेती हूं और ये आ गया PS it is directly proportional to XA as P naught A is constant। जो प्योर स्टेट में वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है किस पे डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहीं से राउल्स लॉ की डेफिनेशन निकलती है। सो राउल्स लॉ may be stated as, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, that the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent। It is directly proportional to mole fraction of solvent। Now this is Raoult's law for solutions containing non-volatile solute। एग्जाम में आता है, आपको यहीं तक करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे तो फिर यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने क्यों लिया। तो अब आप राउल्ट्स लॉ के अंदर ये पढ़कर आए, वी नो according to Raoult's law PS it is equal to P naught AXA, right? यही है, ओके। अब हम क्या करेंगे, P naught A को इधर ले आएंगे, PS अपॉन P naught A equal to XA, ओके। Subtract both sides from 1। तो ये आ गया 1 माइनस
पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ओके, तो एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों की मोल फ्रैक्शन होती है 1, देयरफॉर एक्स बी किसके बराबर आएगा 1 माइनस एक्स ए। इस चीज को हम यूज करने वाले हैं एज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्स बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, इसको इधर हम ले गए पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, इट इज एक्स बी। अब ये मेरे पास एक और स्टेटमेंट आ गई, तो मैं इसको लिखूं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इट विल बी इक्वल टू एक्स बी। अब इसके अंदर हमारे पास दो नई टर्म्स आ गई हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस, प्योर में से सॉल्यूशन माइनस किया तो ये क्या आ गई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर मैं इस लोअरिंग को डिवाइड कर देती हूं प्योर की वैल्यू के साथ, दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड एक्स बी, दिस इज मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इट इज इक्वल टू एक्स बी, वेयर एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास ये चीज आ गई। अब यहां से हम राउट्स लॉ को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अब आप देखिए यहां पे P नॉट A, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड PS, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो चीजें आपको दी है उन सभी चीजों को आप मेंशन कर दीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ, राउट्स लॉ को आप और कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of non-volatile solute। आपके पास ये जो फॉर्मूला आया है न्यूमेरिकली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स में हम इसी को यूज करते हैं। अब इसके सारे कंपोनेंट्स आपने देख लिए। जो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर है, प्योर माइनस सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग। प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, सोल्यूशन का उससे कम, तो दोनों में गैप कितना आया, मान लो प्योर में था 100 और जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वो हो गया 80, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 20, तो 20 इज द लोअरिंग। अगर मैं इसी 20 को 100 के साथ डिवाइड कर देती हूं, इट विल बी नोन एज रिलेटिव विद रेफरेंस टू वैल्यू ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। तो ये रहा, जब इसको आप प्योर के साथ डिवाइड कर रहे हो, इट विल बी नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आगे बहुत काम आने वाला वैल्यू है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक्स बी, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है जो हमने यहां यूज किया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो आप यहीं से देखिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आ रही है, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतनी ही ज्यादा आती जाएगी। तो राउल्ट्स लॉ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, सो जितना आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते जाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग बढ़ती जाएगी। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग किस पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले तो सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन का प्रेशर, ठीक है, लेकिन कितना लो हो गया प्योर और
सोल्यूशन के बीच में कितना गैप है, दैट विल डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो जितना ज्यादा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हम ऐड करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतनी ही ज्यादा होगी। So it was all about Raoult's law. In case of solutions containing volatile solute, liquid solutions and solutions containing non-volatile solute. So मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। टिल देन कंप्लीट योर नोट्स।